एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। दफ्तर के पिछली तरफ एक छोटी सी जेल बनी हुई थी। 4 कमरे थे जिन पर सलाखों वाले दरवाजे लगे हुए थे। एक कोठरी में 2 कैदी थे। वो दोनों दरवाजे की सलाखों से लगे बैठे थे। वो दोनों अधेड़ उम्र थे। बेतहाशा बड़ी हुई दाढ़ियां, बिखरे हुए बाल और मैले चीकट लिबास। उनके चेहरों पर भी मैल जमी हुई थी। लगता था जैसे उन्होंने महीने से मुंह न धोया हो। समीना और शापरी को देखकर उनमें से एक कहे लगाने लगा, जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। समीना को उनके साथ वाली कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। ये जानकर समीना की रूह फना हो गई कि उस कोठरी में उसे अकेली ही को बंद किया जा रहा था, जबकि शापरी को उसके साथ वाली कोठरी में बंद किया गया। गालिबन शापरी ने भी उन्हें अलग अलग बंद किए जाने पर एहतजाज किया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे डांट कर खामोश कर दिया। पुलिस वाले जा चुके थे। शापरी की कोठरी से कुछ देर तक फारसी में चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर वो भी खामोश हो गई। समीना खौफ से हौले हौले कांप रही थी। अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वो कोठरी का जायजा लेने लगी। ये कोठरी तकरीबन 8 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी थी। एक कोने में गलाजत बिखरी हुई थी, जिससे उठने वाले ताफुन से दिमाग फटा जा रहा था। पिछली दीवार में एक रोशनदान था। यूं तो वो रोशनदान खासा कुशादा था, लेकिन उसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। समीना दरवाजे की सलाखें पकड़ कर खड़ी हो गई और शापरी वाली कोठरी की तरफ गर्दन घुमाकर बोली, शापरी, मेरी आवाज सुन रही हो? शापरी की आवाज सुनाई दी, हाँ सुन रही हूँ। वो भी गालिबन दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। बोली, खुदा गारत करे इन लोगों को, काश बाबा को पता चल जाए तो वो हमें छुड़ा कर ले जाएं। समीना बोली, खुदा करे तुम्हारे बाबा को पता चल जाए। अगर उन्हें पता न चला तो शायद हम इसी जेल में पड़े पड़े सड़ जाएंगी और किसी को खबर तक नहीं होगी। सुना है अफगानिस्तान की जेलें बहुत बुरी होती हैं। यहाँ कैदियों को जेल में डालने के बाद भूल जाते हैं। शापरी ने कहा, ऐसा मत बोलो, बाबा को जरूर पता चलेगा। समीना कुछ कहना चाहती थी, मगर साथ वाली कोठरी के एक कैदी ने ऊंची आवाज में दर्री जबान में गीत गाना शुरू कर दिया। वो क्या गा रहा था ये तो समीना की समझ में ना सका, लेकिन उसकी आवाज बड़ी पुरसोस थी और समीना उस आवाज के सोच से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। दफतन वो गाते गाते रुक गया और उसके रोने की आवाज सुनाई दी। समीना को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो वही कैदी था जो उन्हें इस तरफ आते देख कर हंसा था। समीना ने चीख कर पूछा, ये आदमी क्या गा रहा था शापरी? शापरी ने जवाब दिया, ये जुदाई का गीत है समीना। इसका मतलब है कि वो सदियों से अपने महबूब से बिछड़ा हुआ है और सयाद ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। समीना बोली, बड़ा दुखी लगता है। इससे पूछो ये कब से यहाँ कैद है? शापरी ने दर्री जबान में चीख कर कैदी से पूछा। कैदी ने भी चीख कर ही जवाब दिया। फिर शापरी समीना को मुखातिब करके बोली, ये कह रहा है कि 6 महीने पहले चोरी के शुबे में पकड़ा गया था। उस वक्त से इस कोठरी में कैद है। हफ्ते में सिर्फ 1 मर्तबा 2 घंटे के लिए इसे कोठरी से निकाला जाता है। समीना कांप उठी। ओह, चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाने वाला कैदी 6 महीनों से यहाँ बंद था और उन्हें तो कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था। पता नहीं उनका क्या हशर हो। वो दोनों कभी बातें करने लगती और कभी खामोश हो जाती। उन्हें जब यहाँ लाया गया था तो दिन के 11 बजे थे और अब शाम हो रही थी। उस वक्त से अब तक किसी ने उनकी खबर नहीं ली थी। कल रात को उन्होंने बाग वाले मकान में खाना खाया था और आज सुबह बस्ती में उस शख्स के घर में अभी आराम से बैठ भी न पाई थी कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। उन्हें कुछ खाए हुए 20 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और पुलिस वालों ने उन्हें पूछा तक नहीं था। समीना पेट में ऐंठन सी महसूस कर रही थी। जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, खून की बढ़ रही थी। समीना सलाखों के करीब बैठी हुई थी। कोठरी के अंदरूनी हिस्से की तरफ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ताफुन नाकाबिल बर्दाश्त था। दरवाजे के करीब बैठी होने के बावजूद बदबू से उसका दिमाग फटा जा रहा था। अंधेरा गहरा होने के साथ ही मच्छरों ने भी जलगार शुरू कर दी। मच्छर जगह जगह से उसका खून चूस रहे थे। सर्दी भी बढ़ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। शापरी से एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह सर्दी और भूख से ध्यान बढ़ रहा था। अंधेरे में एक आदमी को कोठरियों की तरफ आते देखकर समीना को ये उम्मीद बंधी कि शायद वो खाना लेकर आया है। उस आदमी के एक हाथ में लालटेन थी। कोठरियों के करीब पहुंचकर उसने लालटेन जमीन पर रख दी। उसका दूसरा हाथ खाली देखकर समीना को बड़ी मायूसी हुई। वो पुलिस वाला था। उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी मुंतखब करके शापरी की कोठरी का दरवाजा खोलने लगा।
वो फारसी में कोई बात भी कर रहा था। दरवाजा खुलते ही शाहपरी कोठरी के बाहर आ गई। उसने समीना को बताया कि उसका बाबा पहुंच गया है, अब वो आजाद हो जाएंगी। लेकिन पुलिस वाला जब सिर्फ शाहपरी को लेकर चला गया तो समीना के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। वो ये सोचकर ही कांप उठी थी कि अगर उसे रिहाई न मिली तो क्या होगा। लेकिन एक उम्मीद अब भी कायम थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ गुल रहमान और दूसरे भी होंगे जो उसे भी रिहाई दिलवा देंगे। वक्त गुजरता रहा, समीना इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोठरी से निकालने के लिए कोई ना आया। पहले तो थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर सन्नाटा छा गया। साथ वाली कोठरी के कैदी भी शायद सो गए थे, उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। आज उन्हें भी खाना नहीं दिया गया था और उन्होंने कोई एतराज भी नहीं किया था। शायद वो इस किस्म की सूरत हाल के आदी हो चुके थे। सर्दी और भूख से समीना की हालत गैर हो रही थी। मच्छर अलग खून चूस रहे थे, लेकिन वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। शाहपरी को कोठरी से गए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। उसे यकीन सा हो गया था कि अब वो इस जेल से कभी रिहाई नहीं पा सकेगी। ये पुलिस वाले देखने में ही वहशी लगते थे। वो उनके रहमो करम पर थी और वो उसके साथ जो कुछ करेंगे वो सोचकर ही कांप उठी। वो सर झुकाए बैठी थी कि सन्नाटे में कदमों की आवाज सुनकर कांप उठी। उसने सर उठाकर देखा, एक पुलिस वाला लालटेन हाथ में लिए इस तरफ आ रहा था। करीब पहुंचकर उसने लालटेन नीचे रख दी और दरवाजे का ताला खोलने लगा। उसने फारसी जबान में कुछ कहा भी, लेकिन समीना की समझ में नहीं आ सका। पुलिस वाले ने दरवाजा खोलकर उसे इशारा किया। ये इशारा बहरहाल उसकी समझ में आ गया और वो कोठरी से बाहर आ गई। आवाजें सुनकर साथ वाली कोठरी के दोनों कैदी भी जाग गए। एक कैदी ने कुछ कहा और फिर जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। उसके कहकहों ने समीना के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ा दी। पुलिस वाला उसे दफ्तर में ले आया, जहां चौकी का इंचार्ज उमर खान बैठा कहवा पी रहा था। उमर खान चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठ जाओ। उसने ये मुख्तसर सा जुमला अंग्रेजी में कहा था। समीना ने भी अंग्रेजी में ही पूछा, शाहपरी कहाँ है? उसने बैठने की बजाय खड़े रहने को तरजीह दी। उमर खान ने रुक कर जवाब दिया, शाहपरी वो अपने बाप के साथ जा चुकी है। मुल्ला नसीरुद्दीन इलाके का मुअज़्ज़ज़ आदमी है। वो अपनी जमानत पर अपनी बेटी को ले गया है। अगर वो तुम्हें जानता होता तो शायद तुम्हारी जमानत भी दे देता। समीना का दिमाग भग से उड़ गया। बोली, उसके साथ गुल रहमान और मलिक फिरोज खान भी होंगे। वो तो मुझे जानते हैं, वो मेरी जमानत दे सकते हैं। उमर खान ने कहवे की चुस्की लेते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ सिर्फ उसका बेटा था। गुल रहमान या मलिक फिरोज को हम नहीं जानते। अगर जानते भी होते तो शायद तुम्हें न छोड़ते। तुमसे अभी तफ्तीश करनी है। समीना बोली, कत्ल मैंने या शाहपरी ने नहीं किया था। शाहपरी का ये बयान दुरुस्त है कि मकतूल का अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया और वो उनके हाथों मारा गया। हम दोनों बेकसूर हैं। उमर खान ने कहा, हमने शाहपरी के बयान पर यकीन कर लिया है और इसीलिए उसे छोड़ भी दिया है। समीना बोली, और मुझे क्यों कैद रखा है? उमर खान बोला, तुमसे एक दूसरे मामले में तफ्तीश करनी है। तुम कहती हो कि तुम पाकिस्तानी अखबार नवीस हो, लेकिन तुम्हारे पास न तो पासपोर्ट है और ना ही दूसरे कागजात, और तुम्हारे जिस्म पर ये रूसी फौज की वर्दी। इसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूसी फौज यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके एजेंट अब भी यहाँ मौजूद हैं, कोई गैर मुल्की के रूप में, और कुछ हमारे ही आदमी उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। तुमसे ये मालूम करना है कि अफगानिस्तान में कब से हो और क्या क्या इत्तलात अपने आकाओं को भेज चुकी हो। समीना कांप उठी। उसे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। एक नया शोशा उठ खड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर रूसी फौजी वर्दी उसके लिए फांसी का फंदा बन सकती थी। उसने अपने आप को पाकिस्तानी अखबार नवीस बताया था। अगर ये लोग उसके बारे में तहकीकात करेंगे तो ये पोल भी खुल जाएगा कि उसका पाकिस्तानी प्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है और वो अपने साथियों के हमरा गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी और फिर जासूसी के इल्जाम से उसे कोई नहीं बचा सकता था। वो लोग उससे मालूम करना चाहेंगे कि वो कब से यहाँ है और क्या क्या इत्तलात अपने आकाओं को भिजवा चुकी है। ये मालूम करने के लिए वो लोग क्या तरीके इख्तियार करेंगे, उसका भी उसे अंदाजा था। बिलाखिर समीना बोली, मैं जासूस नहीं हूँ, पाकिस्तानी अखबार नवीस हूँ। चंद रोज पहले तुम्हारे ही मुल्क के चंद लुटेरों ने हमें लूट लिया था। वो मेरा बैग छीन कर ले गए। उसमें मेरा पासपोर्ट भी था और दूसरे कागजात भी। अगर बाज नेक लोग हमें न मिल जाते तो हम पहाड़ों में भटक कर खत्म हो जाते। उमर खान ने उसे घूरा, बोला, और ये रूसी वर्दी? समीना बोली, अफगानिस्तान में न रूसी असलहे की कमी है न वर्दियों की। मेरे कपड़े फट गए थे। ये रूसी फौजी वर्दी मैंने एक बस्ती में एक अफगान बाशिंदे से खरीदी थी। यहाँ बहुत से अफगानी बाशिंदे रूसी फौजी वर्दियां पहने फिर रहे हैं। क्या वो सब रूस के एजेंट हैं? उमर खान नागवारी के लहजे में बोला, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुम रूस की नहीं तो पाकिस्तान की एजेंट जरूर हो, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पसंद की पार्टी को बरसरे इख्तिदार लाने के लिए अफगानिस्तान में खाना जंगी करवा रहा है।
समीना बोली, पाकिस्तान पर यह इल्जाम गलत है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। वो ना तो अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत करने की इजाजत देता है और ना ही किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। इक्तदार की रस्साकशी अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर मुख्तलिफ पार्टियां इक्तदार हासिल करने के लिए अवाम को एक दूसरे से लड़ा रही हैं तो इसमें पाकिस्तान या किसी और मुल्क का कोई कसूर नहीं है। उमर खान ने कहा, मैंने सियासत पर लेक्चर सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलवाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये रूसी फौजी वर्दी कहाँ से आई और तुम किसके लिए काम कर रही हो, पाकिस्तान के लिए या रूस के लिए? समीना बोली, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही, मैं अखबार नवीस हूँ। तुम चाहो तो अपनी मुतल्लिका वजारत से मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हो। उमर खान बोला, तस्दीक भी कर ली जाएगी लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तुम जानती हो इस छोटे से गांव में बिजली और टेलीफोन नहीं है। काबुल यहाँ से बहुत दूर है। तस्दीक करने के लिए किसी आदमी को काबुल भेजना पड़ेगा और हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। हम एक आदमी के काबुल आने जाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर मुझे इतनी लंबी चौड़ी तस्दीक की जरूरत भी नहीं है। मैं खुद ही तुमसे मालूम कर लूंगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। समीना बोली, ये जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। मुझे सुबह से यहाँ भूखा प्यासा रखा गया है। गैर मुल्कियों के साथ ये सुलूक। उमर खान ने उसकी बात काट दी। बोला, ओह, क्या तुम्हें खाना नहीं दिया गया? समीना बोली, सुबह कोठरी में बंद करने के बाद अब तक किसी ने पूछा तक नहीं है। उमर खान बोला, ओह, मुझे अफसोस है। बहरहाल इस वक्त तो तुम्हारे खाने का बंदोबस्त नहीं हो सकता। ये छोटी सी बस्ती है, यहाँ के लोग जल्द सो जाने के आदी हैं। इस वक्त तो पूरी बस्ती पर सन्नाटा तारी है, सब लोग सो चुके हैं। तुम्हें सुबह तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। समीना बोली, मुझे जिस कोठरी में रखा गया है वो भी इंतहाई गलीज है। गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, बदबू से दिमाग फटा जा रहा है। मैं अंदर बैठ भी नहीं सकती। दरवाजे के पास बैठे रहने से सर्दी भी लग रही है। उमर खान ने मानी खेज लहजे में कहा, इसका बंदोबस्त हो सकता है। मैं अपने नायब से कह देता हूँ, वो तुम्हें मेरे कमरे में पहुंचा देगा। आरामदेह बिस्तर पर सुकून से सो सकोगी। समीना कांप उठी। उसे समझने में देर न लगी कि रात को इस वक्त उसे कोठरी से निकाल कर यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था। मर्द दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, फितरत एक ही होती है। औरत को देखकर मर्द की राल टपकने लगती है और जब औरत जवान और हसीन हो तो उसकी मजबूरी से फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाती है। समीना जल्दी से बोली, नहीं, मैं उसी कोठरी में ठीक हूँ, जैसे तैसे रात गुजार लूंगी। उमर खान ने कहा, हम कैदियों की मर्जी पर नहीं चलते, कैदियों को हमारी मर्जी पर चलना पड़ता है। उसने दरवाजे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। एक पुलिस वाला फौरन अंदर आ गया। उमर खान ने फारसी में उससे कुछ कहा। वो चंद लम्हे समीना की तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़कर समीना का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ खींचने लगा। समीना ने मजाहमत नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ मजाहमत करना बेकार होगा। उसने तय कर लिया था कि उमर खान के कमरे में पहुंचकर उससे निमटने की कोशिश करेगी। समीना ने बातों ही बातों में उमर खान से ये मालूम कर लिया था कि इस पुलिस चौकी का अमला सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल है। एक उमर खान जो इंचार्ज था और 3 उसके मातहत। अगर उसे उमर खान को काबू में करने का मौका मिल जाए तो वो यहाँ से फरार हो सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उमर खान ने उसे अपने कमरे में रात बसर करने की पेशकश क्यों की थी। ये पेशकश इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं की गई थी। वो उसका मतलब अच्छी तरह समझती थी। उमर खान का कमरा भी उस मकान के आंगन में बाईं तरफ वाक़ था। एक कमरा उसके मुखालिफ समत दफ्तर के दूसरी तरफ था जो उसके मुहाफिजों के लिए मखसूस था। उमर खान का कमरा खासा कुशादा था। फर्श कच्चा ही था, उस पर खजूर की चटाई और उसके ऊपर दरी बिछी हुई थी। 2 दीवारों के साथ खूंटियों पर कपड़े टंगे हुए थे। उन्हीं कपड़ों में पुलिस की वर्दी भी नजर आ रही थी। एक दीवार के साथ दरी पर बिस्तर लगा हुआ था जिस पर 2 मैले से कंबल पड़े हुए थे। तकिया इस कदर चिकना और गंदा था कि देखकर ही घिन आ रही थी। दरवाजे के करीब ही दाईं तरफ दीवार के साथ पानी का एक मटका रखा हुआ था जिस पर प्लास्टिक का एक मैला सा गिलास भी मौजूद था। पुलिस वाला उसे कमरे में धकेल कर वापस चला गया। उसने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। समीना चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ी रही, फिर उसने मटके के पास पानी के 2 गिलास पिए और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। सामने दीवार पर एक घड़ी भी टंगी हुई थी जिसकी सुइयां 11:05 का वक्त बता रही थी। वो घड़ी की सुइयों पर नजरें जमाए टिक टिक की आवाज सुनती रही। उमर खान तकरीबन 1 घंटे के बाद कमरे में आया। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और मानी खेज नजरों से समीना की तरफ देखने लगा। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर पहले वो ऊँघने लगी थी लेकिन उमर खान को देखकर उसकी नींद गायब हो गई। उमर खान वर्दी में था। वो चंद लम्हे समीना की तरफ देखता रहा, फिर उस दीवार के करीब आ गया जहां खूंटी पर कपड़े टंगे हुए थे और फिर वो वहीं खड़े खड़े कपड़े बदलने लगा। समीना ने गर्दन झुकाकर आंखें बंद कर लीं। उमर खान कपड़े बदलने के बाद समीना के पास ही बैठ गया। समीना के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। वो समझ गई थी कि अब क्या होने वाला है।
उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि उमर खान को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। उमर खान कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर हाथ उसके कंधे पर रख दिया। बोला, यहाँ नहीं, वहां बिस्तर पर लेट जाओ। समीना ने उसका हाथ झटक दिया। बोली, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। उमर खान के लहजे में हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। मेरी बात गौर से सुनो लड़की, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें गोली मार कर लाश बाहर फेंकवा दूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम शराफत का मुजाहिरा करो तो तुम्हारे लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं। अगर मज़ाहमत करोगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा वही जो मैं चाहूंगा। इसलिए समीना एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। बोली, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। उमर खान भी उठ गया। वो चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर शिकारी कुत्ते की तरह समीना पर झपटा। समीना उछलकर एक तरफ हट गई। वो उमर खान से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन बिलाखिर उमर खान की गिरफ्त में आ ही गई। समीना ने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन उमर खान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उमर खान उसे मुकम्मल तौर पर जेर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दफतन फायर की एक आवाज ने उसे चौंका दिया। समीना पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। समीना ने उसकी कलाई पर दांतों से काट लिया। उमर खान बिलबिला उठा। उसी लम्हे एक और फायर हुआ। उमर खान समीना को छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका। वो दरवाजा खोलकर चीख चीख कर अपने मातहतों से पूछ रहा था कि गोलियां कौन चला रहा है। समीना की नजरें दीवार पर टंगी हुई उमर खान की वर्दी पर जम गईं। वर्दी के साथ बेल्ट भी था, जिसके होल्स्टर से रिवॉल्वर का दस्ता झांक रहा था। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से दीवार के करीब पहुंच गई और बड़ी फुर्ती से होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। उमर खान को पता नहीं चल सका। वो दरवाजे से मुंह बाहर निकाले चीख रहा था, दिलबर जान, क्या हुआ? ये गोलियां कौन चला रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ फायरिंग की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उमर खान तेजी से अंदर की तरफ मुड़ गया। वो मुड़ते हुए बड़बड़ा रहा था, खाना खराब लोग कौन है, पुलिस चौकी पर हमला कर। लेकिन समीना के हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसकी आवाज बंद हो गई। वो फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बोला, हो तुम? वो कहते हुए आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए। समीना ने रिवॉल्वर उसके सीने की तरफ तान लिया। समीना चीखी, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगी, खोपड़ी उड़ा दूंगी तुम्हारी। उमर खान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरी बात सुनो लड़की, पागल लोग पता नहीं कौन हैं जिन्होंने पुलिस चौकी पर हमला किया है। अगर वो लोग इधर आ गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। ये रिवॉल्वर मुझे दे दो, हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। समीना बोली, तुम जिस तरह मेरी हिफाजत करोगे मैं जानती हूँ, तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। मैं यहाँ से अकेली निकलूंगी और अपनी हिफाजत भी मैं खुद ही करूंगी। इससे पहले कि उमर खान कोई जवाब देता, बाहर से फायरिंग की आवाजें तेज हो गईं। लगता था 7-8 राइफलें बैक वक्त गोलियां उगल रही हों। फायरिंग के इस शोर में एक और आवाज सुनकर समीना उछल पड़ी। कोई चीख रहा था, वो जेल में नहीं है, मैंने 2 कैदियों को आजाद कर दिया है, लेकिन समीना यहाँ नहीं है। समीना को फायरिंग के शोर में ये आवाज पहचानने में दुश्वारी पेश न आई। वो शारिक की आवाज थी, जिसे सुनकर समीना चौंक गई। उसे समझने में देर न लगी कि चौकी पर हमला करने वाले शारिक और उसके साथी थे। समीना दीवार से इशारा करते हुए गुर्राई, इस तरफ आ जाओ, जल्दी करो। उमर खान के चेहरे पर उलझन के साथ अब खौफ के हल्के से तासुरात भी उभर रहे थे। वो अपनी जगह पर खड़ा था। समीना ने हाथ को जरा सी हरकत देखकर रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोली उमर खान के सर के ऊपर से गुजर गई। समीना गुर्राई, अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल न किया तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। उस तरफ हटकर खड़े हो जाओ, जल्दी करो। उमर खान के चेहरे पर खौफ अब नुमाया हो गया था। हुक्म की तामील के सिवा अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो दरवाजे के सामने से हटकर दूसरी दीवार के साथ खड़ा हो गया। समीना तेज तेज कदम उठाती दरवाजे के करीब आ गई। चौकी के करीब वाली समत से फायरिंग और शोर की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। समीना चीखी, शारिक, मैं यहाँ हूँ। समीना ने अगरचे उमर खान को रिवॉल्वर की जद पर ले रखा था, लेकिन उस वक्त उसका रुख दरवाजे की तरफ था। उमर खान की तरफ से एक लम्हे को उसकी तवज्जो हटी और उमर खान ने इस मौके से फायदा उठाते हुए उस पर छलांग लगा दी। समीना को बरवक्त पता चल गया। उसने बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटने के साथ ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। कमरे में धमाका सा हुआ और उसके साथ ही उमर खान की चीख भी सुनाई दी। गोली उसके पेट में लगी थी और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया था। समीना दरवाजे की तरफ रुख करके चीखी, शारिक, मैं यहाँ हूँ। फिर मुड़कर उमर खान की तरफ देखने लगी। उमर खान सीधा हो गया। उसका एक हाथ पेट पर था जहां से खून बह रहा था। उसका हाथ भी खून से तर हो गया। उसके चेहरे पर बेपनाह कर्ब के आसार थे और आंखें जैसे शोले उगल रही थीं। वो चंद सेकंड खूंखार नजरों से समीना की तरफ देखता रहा, फिर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उमर खान को आगे बढ़ते देखकर समीना के चेहरे पर खौफ सा फैल गया। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे निकालकर यक के बाद दीगरे 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया। दोनों गोलियां उमर खान के सीने में लगीं। उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। समीना का चेहरा धुआं हो गया और फिर वो रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाती चली गई। उमर खान का जिस्म चलनी हो गया। कई जगहों से खून की धारें बह रही थीं।
वो खड़े खड़े लड़खड़ाया और फिर कटे हुए दरख्त की तरह ढेर हो गया। शारिक की आवाज समीना की समात से टकराई। समीना, कहाँ हो तुम? वो सकते किसी कैफियत में खड़ी उमर खान की तरफ देख रही थी। शारिक की आवाज सुनकर वो जैसे होश में आ गई। उसने चीख कर शारिक को बताया कि वो उस कमरे में मौजूद है। फिर उसने रिवॉल्वर उमर खान की लाश के करीब फेंक दिया जो खाली हो चुका था, और दौड़कर खूंटी पर से उमर खान की पुलिस यूनिफॉर्म की कमीज पहनने लगी। वो कमीज के बटन लगा रही थी कि शारिक दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। शारिक उसे देखते हुए बोला, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। वो उमर खान की लाश देखकर रुक गया। ओह, ये कौन है? समीना बोली, इस चौकी का इंचार्ज उमर खान। ये मुझे खिलौना समझकर अपने कमरे में ले आया था, लेकिन शारिक ने उसका जुमला मुकम्मल किया, लेकिन अपने अंजाम को पहुंच गया। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो। इस चौकी के 2 आदमी तो हमारे हाथों मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितने बाकी हैं। अगर बस्ती के लोग भी आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। समीना बोली, इस चौकी में सिर्फ 4 आदमी थे, 2 तुमने मार दिए, 1 मैंने, सिर्फ 1 बाकी रह गया है, उसे भी खत्म कर दो। शारिक बोला, उन दोनों को मैंने नहीं मारा, वो मुल्ला नसीरुद्दीन के बेटे के हाथों मारे गए हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। वो कमरे से निकलकर दौड़ते हुए वापस आ गए। अब फायरिंग बंद हो गई थी। 3-4 आदमी दौड़ते हुए दफ्तर के सामने आ गए। शारिक ने चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। गुल रहमान की आवाज सुनाई दी, शारिक, समीना का पता नहीं चल रहा। इस चौकी में सिर्फ 3 आदमी थे जो मारे जा चुके हैं। समीना और चौकी का इंचार्ज गायब है। शारिक ने चीख कर बताया, समीना मेरे साथ है, चौकी का इंचार्ज भी मारा जा चुका है, अब यहाँ कोई नहीं बचा, निकलो यहाँ से। गुल रहमान चीखा, चलो भागो। बस्ती के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वो बोला, अगर वो लोग आ गए तो हमें यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। वो लोग पुलिस चौकी से निकलकर गली में आ गए, जहाँ उमर खान की जीप के पीछे एक और जीप भी खड़ी थी। वो लोग दूसरी जीप की तरफ दौड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन के बेटे ने रुककर पुलिस जीप के अगले टायर का निशाना लेकर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और टायर के परख चढ़ गए। वो चीखता हुआ जीप पर चढ़ गया, चलो जल्दी करो। शारिक और समीना भी जीप के पिछले हिस्से पर सवार हो गए थे। उनके साथ सामने वाली सीट पर 2 आदमी और थे। स्टीयरिंग के सामने गुल रहमान बैठा था और उसके साथ वाली सीट पर मुल्ला नसीरुद्दीन का बेटा था। जीप एक झटके से हरकत में आ गई। समीना ने महसूस किया था कि बस्ती के बाज लोग अपने मकानों के दरवाजे के पीछे खड़े गली में झांक रहे थे। जीप गलियों में दौड़ती हुई बस्ती से निकलकर सड़क पर आ गई और तेजी से बराकी की तरफ दौड़ने लगी।